The purpose of this entire conversation, this series, is to inform the potential student, company, agency, whoever wants to listen, to be able to understand growth partnership, to understand how advertising, branding, marketing affects business, how different industries interpret and use advertising and marketing, and what we have done in our own entire run to build and grow companies as we have. Over 35 years of experience, majorly real estate, FMCG, even lifestyle. This podcast is going to talk about real estate industry. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो चेंज अभी आया है, द प्रीमियमाइजेशन जो हो गई है. पहले हमारा जो इंडस्ट्री थी दैट यूज्ड टू वर्क अराउंड मिड सेगमेंट, ऊपर भी लग्जरी भी था, लोअर भी था, 50 लाख तक भी था, 1 करोड़ तक भी था एंड 2 करोड़ तक भी था. अभी जो चेंज आया है वो आया है इन द लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट. ऑल ऑफ दीज डिफरेंट बिल्डर्स लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स, किसी का 25 करोड़, किसी का 20 करोड़, किसी का सम पीपल कमेलियाज लॉन्च हुआ 100 करोड़. अब इतना पैसा किसके पास है? पहले तो पैसा है ही किसके पास इतना, और है तो खरीद कौन रहा है यार? 100 करोड़ कौन देगा किसी घर के लिए? क्यों देगा किसी घर के लिए? दैट इज एडवर्टाइजिंग. बताओ. राइट. सो आपने जो पूछा है वो एवोल्यूशन जो हुआ है पिछले 20, 25, 30 सालों में. देखो क्या है, मैं सिनेरियो क्लियर करता हूँ कि पहले कुछ एक ब्रांड हुआ करते थे. DLF था वन ऑफ द मेजर ब्रांड, जिसने पूरा गुड़गांव को एक तरह से टेक केयर किया. यूनिटेक था, अंसल भी एक अच्छा ब्रांड था उस वक्त. ग्रेजुअली 2002 में जब हमने एंटर किया रियल एस्टेट में, वहाँ पर एक मेजर चेंज आया. वो ये था कि छोटे ब्रांड्स रीजनल लेवल पर, जैसे हमारा बरेली से शुरू हुआ, वहाँ पर लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम रियल एस्टेट के अंदर अब एंटर होंगे, ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाएंगे एंड इंडिपेंडेंट होम्स. हाई राइज का कोई कॉन्सेप्ट तब इन सिटीज़ में नहीं था. गुड़गांव जैसी सिटीज़ में था तकरीबन 20-25 मंजिल, 30 मंजिल तक. तो यहाँ से ये शुरू हुआ था. एडवर्टाइजिंग हमेशा से पहले भी और आज भी एक मेजर इम्पैक्ट छोड़ती रही है ऑन द माइंडसेट ऑफ टारगेट ऑडियंस. इमोशंस हमेशा से बिकते रहे हैं, चाहे वो उस वक्त के 7 करोड़ के घर हों, 7 लाख के घर हों, आज 100 करोड़ का घर हो, या आज भी 50 लाख 1 करोड़ का घर हो. सो ये हमेशा से एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट रहा है ऑन द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस. बरेली जैसे शहर से जब हमने शुरू किया तो हमें टारगेट ये दिया गया कि भाई आप हमारे ये 100 एकड़ की टाउनशिप टू बी सोल्ड इन 3 फेसेस. पहले फेज में हम 1000 होम्स लेकर आ रहे हैं मेन रोड, उसके दोनों तरफ विलास जो कि 400 स्क्वायर यार्ड्स का. उसके सेकंड लेन में सेकेंडरी लेवल पर वो 300 हो गया और फिर वो 200, 150 इस तरह से. तो एडवर्टाइजिंग बहुत ही नेसेंट से स्टेज पे थी. जो हम बोलते थे, जो हम कहना चाहते थे, वो बहुत ही दिल से दिल को कनेक्ट करते थे. अपनी जमी अपना जहां, इस तरह की भाषा, यानी आसमान भी आपका और धरती भी आपकी. और ये लोगों को टच करती थी. ऑडियंस कौन था? ऑडियंस थी टाइट और पुराने रहन सहन, जैसे सदर बाजार, चांदनी चौक, ऐसी मलकागंज, इस तरह के लोगों को अब थोड़ा ओपननेस चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए था, स्पेसेस चाहिए थे कि भाई हरियाली चाहिए थी, ऑर्गेनाइज्ड वाटर लॉगिंग ना हो वैसा लिविंग चाहिए था. ये शिफ्ट था, ये माइंड शिफ्ट था. और ये सभी शहरों में शुरू हुआ, लाइक लखनऊ, बरेली और मैनी अदर्स, चंडीगढ़, इस तरह के जो टियर 2 बोल सकते हो आप उसको. टियर 3 तो नहीं, टियर 2. और यह मेट्रोज में तो था ही था. अब क्या हुआ कि एडवर्टाइजिंग अच्छा था, टारगेट ऑडियंस को समझ लिया था, और ये शुरू हुआ टीज़र कैंपेन्स के थ्रू. मतलब ये भी एक आपको ही समझना पड़ता है, जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, तो आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू करना है डे 1 से. आपने कोई टीज किया और ऑडियंस का माइंडसेट एकदम ही आपकी तरफ आया कि आई बॉल मूव किया कि ये ऐड क्या कह रहा है, ये होर्डिंग क्या कह रहा है.
इस पर लोग वेट भी करते थे। आज वो समय नहीं है, आज तो क्विक है, डिजिटल है, स्क्रीन पे आया गया। राइट। उस वक्त ऐसा नहीं था, बहुत स्लो था और बहुत ही तब मीडिया क्या चलता था ज़्यादा? मीडिया चलता था मेजरली न्यूज़पेपर, जहाँ से लीड जनरेशन होता था, आउटडोर जो कि रिकॉल वैल्यू देता था, आप यहाँ से निकले, फिर उसके बाद में कियोस्क जो रोड के सेंटर में लगे रहते हैं, या फिर इसके अलावा एग्जीबिशंस के थ्रू हम लोग अप्रोच किया करते थे, मेलाज होते थे तो उस मेला के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन होती थी। तो इस तरह से, और बहुत अगर कोई एक लेवल से ऊपर जाना है तो रेडियो, टीवी कम होता था। टीवी एक मास लेवल का मीडिया है और फिर उसकी रीच अपने ऑडियंस से बाहर की हो जाती है, तो उसमें ROI कैलकुलेशंस क्लेवर ही नहीं होते थे। तो रियल एस्टेट में ये नहीं चलता था क्योंकि आज का सब्जेक्ट रियल एस्टेट है। सो रेडियो वो रीजनल होता था इस तरह से, यहाँ से शुरू हुआ। और अगर आपका क्रिएटिव या आपका जो कॉपी है, आर्ट है, वो ऑडियंस को कनेक्ट कर गया तो सोल्ड आउट है। व्हाट इज कॉपी? कॉपी इज ऑल अबाउट द कंटेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ। अब ठंडा मतलब कोका कोला कहाँ से उठा? कितनी जेनेरिक सी बात है ये कि हमारे घरों में जब हम बहुत छोटे थे और कभी अपने लॉज के अपने मतलब रिलेशंस में जाया करते थे, तो वहाँ पूछा जाता था ठंडा लोगों के चाय। तो चाय इज चाय, गरम नहीं, चाय तो चाय, क्योंकि कॉफ़ी नहीं होती थी ना, चाय होती थी। लेकिन ठंडा क्या? तो ठंडा का मतलब शिकंजी, कोला या समथिंग एल्स। प्रसून ने इसी बात को, प्रसून जोशी ने इसी बात को, ठंडा मतलब कोका कोला। अब आप सोचिए, छोटे छोटे टाउन्स में, गांव में पहुंचने के लिए कितनी एक्यूरेट बात पकड़ ली। पीयूष पांडे जो कि अभी गुजर गए हैं, इन्होंने तो हद ही कर दी। ये प्रसून के भी बॉस रहे हैं, मतलब प्रसून के गुरु कह सकते हो। चल मेरी लूना, इस तरह के कई कैंपेन्स और बिहेवियर बदलने वाले, जिन्होंने बिहेवियर को बदला, ऑडियंस के सोच को भी बदला, ऐसे कैंपेन्स इन लोगों ने किए हैं। यही हम लोग कर रहे थे, और ये हम कर रहे थे जैसे रियल एस्टेट में कर रहे थे। एक मेजर सब्जेक्ट रहता है। यहाँ से शुरू हुई एडवर्टाइजिंग, और इम्पैक्ट ये होते थे कि भाई श्राद्धों में भी हमने तो घर बेच दी। हाँ। एक कैंपेन हमने किया जब श्राद्ध में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जैसे श्राद्ध होते हैं या ऐसे कोई डिफरेंट इंडियन बिलीफ से होते हैं कि नहीं बेचना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं बेचना चाहिए? देखिए क्या है कि होता क्या है, कल्चर में ना कभी डिटोरिएशन आती है। कल्चर हमारा बहुत ही मतलब एक साइंटिफिक बेस है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटोरिएशन आएगी। तो क्या है, श्राद्धों में तो जी नहीं लेना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ कि श्राद्धों में क्यों नहीं लेना चाहिए? आपके पितर कितने खुश होंगे, मेरी जनरेशन आने वाली तो कितनी तरक्की कर रही है, घोड़ा गाड़ी और बंगले खरीद रही है, तो उनको तो खुशी होगी ना, नाराजगी किसको होगी? राइट। ना तो देव परेशान होंगे, ना ही पितर परेशान होंगे। सो हमने एक कैंपेन किया कि पितरों के इन पवित्र दिनों में अगर आप अपने संसार को बसाना चाहते हैं तो आपको घर खरीदना चाहिए। 23 घर बेचे एक ऐड से। 23 घर, ये इम्पैक्ट है। अच्छा, कई लोग आए, बहुत लोग आए कि जी अभी नहीं, श्राद्धों में नहीं, नवरात्रों में लेंगे, तो कैन वी होल्ड दिस? तो हमने कहा ठीक है, 50,000 का एक चेक दे दो, आपको हम होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, मतलब लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर किसी के बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट पर भी बात करते हो तो भी इम्पैक्ट आता है, तो भी आप सेल कर सकते हो। एंड इसमें कोई गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत मानता नहीं हूँ, ऐसे ये चला। सेकंड क्या हुआ, एक टाइम आया जब सेल्स वगैरह ठीक ठाक हो गई, अब ड्रॉप आ जाता है। हमेशा ग्राफ ऐसे जाके आता ही है कि ऑल द टाइम सेल्स नहीं होते हैं। तो क्लाइंट ने हमें ये बोला कि सर कुछ टच दो, तड़का लगाओ, कुछ सेल्स करें, निकालें, 30, 40, 50 घर निकालें। तो हमने कहा भाई अच्छा, ऐसे तो है, सब कुछ तो बोल चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? अब आपको लॉजिकल बोलना पड़ेगा, आपको साइंटिफिक बोलना पड़ेगा कि हम आपको ये दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं कुछ, ताकि इंटरेस्ट बने। राइट। अच्छा आप बताओ, सजेस्ट करो। तो हमारे आर्किटेक्ट दोस्त थे, बहुत ही खास दोस्त हैं, वो उनके आर्किटेक्ट थे और हम एडवर्टाइजिंग कंपनी थे। तो हमने बैठ के तय किया कि अच्छा आप एक काम कर सकते हो, कॉस्ट उसमें लगेगी नहीं, आप अपने घर में अपना मनपसंद रंग कर सकते हैं, ये हम एक वैल्यू एडिशन दे देते हैं। बातचीत हुई, मार्केटिंग के लोगों से भी बातचीत हुई, आर्किटेक्ट
हिसाब से भी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ऐसे तो नहीं बहुत महंगा पड़ेगा, और वो हमारे उसमें कॉस्ट में नहीं आए। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है, कलर का क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे तो मनपसंद कलर किसी को मिलेगा। तो प्रॉपर एक कैंपेन प्लान हुआ ज़ोडिएक साइंस के बेस पर। ये तय हुआ कि वर्गो येलो, ऑकर येलो, पाइसियन तो लेवेंडर, एक्स तो दिस, वाई तो दिस, ऐसे एक कलर चार्ट बना। तो कैंपेन हुआ, कहिए आपके सपनों में कौन सा रंग भरे हैं। अब लोगों के लिए ये भी बड़ी भारी बात थी, इमोशंस थे ना कि यार हमारा घर हमारे मनपसंद रंगों में। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। फिर उसके बाद में लखनऊ, फिर दिल्ली, फरीदाबाद, ये जो एनसीआर एरिया है यहाँ पर, फिर जैसे ओमैक्स हमने किया तो ओमैक्स का तो पैन इंडिया था, तकरीबन 40 प्रोजेक्ट हुए। तो वो सिटीज़ भी थी, वो हाई राइज भी थे, वो मॉल्स भी थे, वो सब कुछ था। और जो मेजर एक हमारी लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आया, और जो जिसको मैं बोलता हूँ एडवर्टाइजिंग कैन डू वंडर्स, तो वो था कि जब हमने आईपीओ किया, एक्चुअली क्या था कि हम उसकी इन हाउस एजेंसी हो गए थे। अब इतने प्रोजेक्ट से इतना सब कुछ था, तो ऑल द टाइम कोई ना कोई क्रिएटिव, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता ही था। तो आईपीओ हमारा फोर्टे नहीं था, क्योंकि उसमें सेबी की गाइडलाइंस आ जाती हैं, टेक्निकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो हमने वो मना कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे, ये आप स्पेशलिस्ट जो एजेंसीज हैं उनसे कराओ। तो उसमें कुछ एक एजेंसीज थी जिनको पिच करा, जिन्होंने पिच किया, और फिर उसके बाद में ये फाइनल हुआ। खैर हमने वो देखा भी नहीं फिर, क्योंकि वो कैंपेन वही लोग देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जिस दिन कैंपेन हिट हुआ वो फ्लॉप हो गया। आईपीओ बॉम्बे में, गुजरात में ज़्यादा उठते हैं कि भाई जो पैसा लगाते हैं वो वहीं से आते थे। तो हमें तुरंत बुलाया गया कि भाई चेयरमैन साहब ने बुलाया है और फार्म हाउस पे मिलना है। और मैंने कहा क्या हुआ? तो हमने सोचा शायद हमसे कोई गलती हो गई है। तो हमने कहा क्या हो गया? कहते कि नहीं वो कैंपेन जो है ना फ्लॉप हो गया। तो हम गए, मिले, बातचीत हुई कि भाई हमारे 10 दिन तो कुल मिलते हैं पूरा कैंपेन करने के, उसके बाद में क्लोज। तो कैंपेन दिखाए गए ऐसे रख के कि भाई ये 3 कैंपेन हमने डिज़ाइन कराए थे, 3 डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कंपनीज, नाम लेना ठीक नहीं है, तो दुनिया के टॉप कंपनीज, यानी जो एक कंपनी है वो तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है, और एक इंडिया में टॉप आईपीओ कंपनी, और एक और कोई कंपनी। लेकिन तीनों कंपनीज ने जो कैंपेन्स किए थे, दोज वर नॉट फाइनेंशियल कैंपेन्स, वो थे कॉर्पोरेट कैंपेन्स थे। अब फ्लॉप हो गया। मतलब मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ का पेड़ लगा लूं, उससे नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा आई एम दिस मच बिग, मेरे फाइनेंशियल फिगर्स ये हैं, मैंने इतना ग्रो किया है, मैंने इतना बड़ा किया है, इतने एकर्स ऑफ लैंड किया है, वगैरह वगैरह। तो इम्पैक्ट ये था कि भाई हमें 24 घंटे मिले, और उसके बाद में अगले दिन 3 बजे हमने एक प्रेजेंटेशन किया। और वो प्रेजेंटेशन ये था कि उन्हीं के कैंपेन्स में कुछ फैक्ट्स नीचे लिखे थे, इतने एकर्स ऑफ लैंड डेवलप्ड, इतना एकर्स ऑफ कमर्शियल, इतना स्क्वायर फीट, इतना सब कुछ, 1 2 3 4। और हमने इस कैंपेन को सिर्फ रिवर्स किया, फैक्ट्स दैट बिल्ट ओमैक्स, और नीचे स्काईलाइन लगाई, क्योंकि 25 प्रोजेक्ट थे यहाँ से लेके यहाँ तक। नोएडा में अपना फॉरेस्ट था, ऐसे उनके कई प्रोजेक्ट से बड़े बड़े NRI एंड सिटीज़, फरीदाबाद सिटी, हाइट्स, ये सब। इसका इम्पैक्ट ये रहा कि ओमैक्स का जो आईपीओ था, इट वाज मल्टीप्लाइड बाय 68.4 टाइम्स, यानी 1000 करोड़ का कैंपेन 68,400, यानी 68,400 करोड़ जो डेड कैंपेन था आया, वो पता नहीं कितना ही मल्टीबैगर बन गया। So this is the impact of photography. This is the impact of accuracy. यानी जो बात आप कहना चाहते हो उसको उसी फ्रीक्वेंसी पे कहना पड़ेगा, so that ऑडियंस। घर कौन खरीदता है? एक महिला। सोशल सिक्योरिटी महिला को चाहिए। मैं घर खरीदूंगा तो मेरे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो डिसीजन मेकिंग मेरी हो सकती है मेजरली, यानी फाइनेंस के लेवल पे, पर घर किसके लिए बनता है, सपने किसके लिए? वो फैमिली के लिए। सो ये ऐसे ही चलता है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। 2 ही चीज़ें अगर कुछ ना मिले तो चलती हैं, वो एक इमोशंस होता है, और एक जैसे पहले हम बोलते थे ना शेविंग के, मेन शेविंग में भी फीमेल, पहले चलता था ये। फिर बाद में एक समय आया जब आकर ये सब चीज़। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग होता है। जब अभी की इंडस्ट्री को देखो, अभी क्या हो रहा है, जो भी मार्केट में बिक रहा है, जो समहाउ बिक रहा है, या फिर जो लोग बोल रहे हैं बिक रहा है, दैट इज़ योर अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी, सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, जो बिक भी रहे हैं टू पीपल हु हैव नेटवर्थ ऑफ ओवर 500 करोड़, 1000 करोड़, बिलियनर्स।
हंड्रेड्स ऑफ मिलियनर्स, और वो जगह भी कहाँ पे बिक रहा है, जहाँ पे मुरादाबाद और ऐसे वाली सिटीज़ जो कंपैरेटिवली टियर 2 है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इतनी नहीं है, बट वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है जो खरीद पा रहे हैं। ये जो चेंज आया है कि मतलब पहले बिकता था महंगा, बट अब तो एक डिफरेंट ही लेवल पे महंगा हो गया, वो क्यों हुआ है? देखो क्या है कि पिछले 15 सालों में जो बड़ा ब्रैकेट है वो, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ, 2008 का रिसेशन आया था, उसके बाद में रियल एस्टेट को बहुत नुकसान हुआ था। 2014 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, यहाँ से खैर रियल एस्टेट को कोई बहुत सपोर्ट नहीं था, मतलब क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका था, मतलब रेपो लॉस खराब हो गया था सब बिल्डरों का। लेकिन उसके बाद में जो इकोनॉमी में बूस्ट आया, उस वजह से जो पैसे की वैल्यू थी ना वो बढ़ती चली गई, यानी जो पहले लैक्स हुआ करते थे वो अब करोड़ हो गए। और लोगों ने पैसा बनाया, ऐसा नहीं है, पैसा बनाया। और जब आप एक लेवल को पार करते हैं, और खासकर रियल एस्टेट जो कि डेफिनेटली वो जिस प्राइस पे है वो इन्फ्लेट भी करती है, वो 100% सच है, वो ऐसा भी नहीं होता है। तो वहाँ पर जो प्राइस था वो बदल गया, यानी जो पहले 10 लाख की वैल्यू थी वो अब 1 करोड़ की हो गई। अब अपार्टमेंट अगर आपको दिल्ली नोएडा में लेना है, खासकर नोएडा में जैसे हम बात करते हैं, तो पहले ATS ग्रीन 2300 रुपये स्क्वायर फीट पे था, आज मुझे नहीं लगता 15,000 से नीचे वो मिलता होगा। सो ये इतना मल्टीपल टाइम्स में अब यही चीज़ बढ़ती हुई करोड़ में चली गई। और कैपेसिटीज़ क्या हुई, जब बिजनेसमैन था उसने पैसा बनाया। अब जिस लेवल पर आप पैसा बनाते हो उसी लेवल पर आप इन्वेस्ट भी करते हो। फिर मेरा घर, ऐसा कहा जाता है, बनिए की कमाई ब्याह में या कोठी में लगाई, यानी घर इतना इम्पोर्टेंट है। ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। सो ये चीज़, उसमें जो साइज ऑफ द टिकट है वो बदल गया, टिकट साइज चेंज हो गया। आज चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, मैं एक हैरान हुआ, सुबह का जो प्रोजेक्ट आया है वो 1.8 करोड़ कास्ना में, कास्ना में 2 BHK 1.8 करोड़, ये मेरे लिए अब आई ओपनिंग था। और ऐसे ही अब 25 करोड़ का जो अपार्टमेंट, चाहे तो वो कोई M3M और ऐसे M3M, टाटा, गोदरेज, प्रेस्टीज, शोभा, ये जितने भी ये 10-12 करोड़ से लेके ऊपर ही जा रहे हैं। और 25 करोड़ तक जा रहे हैं। तो ये अब बदलाव आया है, और ऐसा नहीं है कि बिकता नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी सरकार के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, होम फॉर ऑल, वहाँ से शुरू करो, विच इज़ ऑफ से 2-3 लाख गाँव में, से लेकर के 100 करोड़ जो कि DLF ने निकाला। सो यहाँ तक की रेंज की ऑडियंस है। सो कंज्यूमर मार्केट है ना इंडिया का, तो इसीलिए इंडिया की तरफ सब लोग देखते हैं कि भाई यहाँ कंज्यूमर है, यहाँ बेचा जाए। ये बात मोदी जी को समझ में आई हुई है कि मेरी स्ट्रेंथ 140 करोड़ बोलते हैं ना हर जगह पे, वो यही है कि मेरे पास बायर है, तो बायर जो होता है ना वो किंग होता है, उसी के टर्म्स चलने चाहिए। तो मैं उल्टा किसी की क्यों सुनूंगा? सो दिस इज हाउ दिस इज चेंज्ड। जब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से शुरू करा और अब ग्रोथ पार्टनर एजेंसी पे आ चुके हैं, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोल क्या होता है इन बिजनेस, या एक कैंपेन सक्सेस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? देखिए, बहुत ही एक्यूरेट क्वेश्चन है ये। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और क्लाइंट, दे आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। ये बिल्कुल पार्टनर्स हैं। किसी भी ब्रांड को बनाने, चमकाने और चलाने के लिए अगर किसी के पास विजन है बिजनेस का, तो उसका रियलाइजेशन करने के लिए एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एजेंसी के पास पहले से कितना एक्सपोजर है ऑन वन सब्जेक्ट, इसकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैंने रियल एस्टेट पहली बार किया, वो हिट हुआ क्योंकि हमें उस क्रिएटिव की सेंस है, हमें ऑडियंस की सेंस है, हमारे को मालूम है कि हमारी ऑडियंस है, इसको हम क्या कहें तो बात पहुंचेगी। फ्लॉप शोज भी हुए, बड़े बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज के फ्लॉप शो हुए। टाटा की तो एक कंपनी थी, वो पूरी बंदी हो गई थी, और वो भी दुनिया के नंबर 1 और 2 कंपनी ने किया था। तो फेलियर्स आपके सामने नहीं आते हैं, आपके सामने आते हैं सक्सेस, और वो बनते हैं केस स्टडीज। जैसे हम भी बोलते हैं कि भाई केस स्टडी A, केस स्टडी B, C, तो ओमैक्स इज अ केस स्टडी, BL एग्रो इज अ केस स्टडी, समथिंग एल्स इज अ केस स्टडी, ये हम भी बोलते हैं। सो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, ये
एक आपका एक्सटेंडेड आर्म है जो आपके ऑफिस में नहीं बैठा है पर बाहर है, और वो आपसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में एक्यूरेसी से डिलीवर कर सकता है, आपकी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है तो ये एग्रो इंडस्ट्रीज का, बट समहाउ शॉर्ट में एक कंपनी है BL एग्रो, इन्होंने हमें अप्रोच किया था आई थिंक 2008 या उसके आसपास में भी 8-9, और उनको एक थ्रेट था कि भाई एक कंपनी है रुचि सोया, वो आ रही है और वो हमारे को वाइप ऑफ कर देगी या वो हमारा कस्टमर बेस हमसे डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ। खैर काफ़ी डिस्कशन हुए और उनके यहाँ पर बहुत ही डायनेमिक है, उनकी डॉटर हैं जिन्होंने हमें इस कैंपेन को देखा था। तो उस वक्त आई थिंक वो 60-70 करोड़ की कंपनी थी और मे बी 80 करोड़ की कंपनी थी, लेकिन जब हमने कैंपेन किया तो पर्पज़ ये था दिल्ली में हमें आना है और दिल्ली में अपना मतलब प्रोडक्ट सेल करना है, और जो हमारा कस्टमर बेस है उनके साथ में हम अब एक ऐसा सिस्टम हमारा डेवलप हो जाए कि वो हमसे हिरे नहीं, क्योंकि बड़ा ब्रांड आ रहा है। तो हमने उनका एक कैंपेन किया। एक अपने टीम के अंदर भी जब जो हमारी कोर टीम है उसमें भी हम जब डिस्कस करते हैं तो बैलकोलू सर ये क्या नाम है, ऐसा चर्चा में आया। तो मैंने कहा देखो यही इसकी खासियत है, ऑर्गेनिक होना, ऑयल और वो भी सरसों का तेल, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल, मतलब ये इंडियन प्रोडक्ट है, और इंडियन प्रोडक्ट होने के साथ साथ इसका नाम भी बहुत ही ऑर्गेनिक है, मतलब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस पर ठीक काम करें तो ये एक बड़ा ब्रांड हो सकता है। मेरा कन्विक्शन क्लियर था, हमने उसको कैंपेन को किया और एक डिज़ाइन मूड बोर्ड बना और उसके हिसाब से एक कैंपेन तैयार हुआ बेमिसाल बरसों से, क्योंकि इसमें वो फील है ना बरसों वाली, और वो सुपर हिट रहा। उसका जो गीत था, जिंगल था, वो था जिसने कैलाश खेर ने गाया था, वो ट्यून बनी, मोबाइल के उन दोनों ट्यून्स चलते थे तो वो ट्यून बनी, मेलाज किए और न जाने कौन कौन से डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए, तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि जो उनके पास रिफाइनरी में जो रॉ मटेरियल था वो ख़त्म, बताओ, और जो सीसी लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी। सो अब उस सिस्टम को पूरा बनाने के लिए उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जिसके लिए फिर कुछ समय चाहिए था। उस समय के लिए फिर एडवर्टाइजिंग रोका गया, और फिर नाउ टुडे आई थिंक BL एग्रो इज़ अराउंड से 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनी। उस टाइम पे जो 40-50 की थी, वो जो भी थी 60-70 करोड़ ऐसा था। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और गलतियाँ तो हो सकती हैं, बट जैसे रियल एस्टेट में हुआ, हमें भी इस बात का तकलीफ़ है कि जिन लोगों को हमने ब्रांड बनाया, सेल्स की, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आए, कुछ एक ने काम ही नहीं किया। तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो यहाँ ब्रेक होता है तभी, और हम जैसे लोग, लोग, और ये जितने भी लोग हैं वो आए। हाँ यस। सो उसमें होता ये है कि हम जैसे लोग जो सीरियस एडवर्टाइजिंग करते हैं, अगर उनको क्लाइंट को गलत मिल जाए, ही इज़ ए गुड पे मास्टर बट वो ही इज़ नॉट वर्किंग वेल, तब दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, जैसा रेरा आया है, रियल एस्टेट में रेरा आ गया है, रेरा ने कुछ अपने स्टैट्यूटरी मैंडेटरीज बना दिए हैं, तो उसको आप पार नहीं कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव अ गुड गवर्नमेंट का इशू। तो ऐसे ही एडवर्टाइजिंग वालों की भी, एक एजेंसीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो बात एंडोर्स कर रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे, तब जाके ये हम लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तभी हम लोग हो पाएंगे। राइट। एक जो रोल ऑफ अ ग्रोथ पार्टनर एजेंसी है, पहले तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोल ये होता है कि आपके कैंपेन को एग्जीक्यूट करना, आपके विजन को एग्जीक्यूट करना, आपकी जो भी टारगेट आपने सेट करें, लेट्स से सेल्स टारगेट है, डीलर नेटवर्क बनाना है आपको, आपका वेबसाइट को चमकाना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनानी है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी का काम है। अब ग्रोथ पार्टनर एजेंसीज आने लगी हैं, विच इज़ व्हाट वी आर नाउ आफ्टर 35 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो भी यू कांट बिकम अ ग्रोथ पार्टनर एजेंसी, वो एक्सपीरियंस आपके लिए, दैट इज़ व्हाट कंसल्टेंसी इज। राइट।
जब ग्रोथ पार्टनरशिप में आ जाते हो, व्हेन अब आप ये भी बता रहे हो क्लाइंट को कि ऐसे पैसे खर्चने हैं और क्यों खर्चने हैं और उसकी क्या रिसर्च है उसके पीछे, अब ये भी बता रहे हो कि अगर आपको पॉडकास्टिंग करनी है तो इस टॉपिक पर करो, अगर आपको पॉडकास्ट बनाना है तो वो भी करके देना है, अगर आपको कैंपेन एग्जीक्यूट करना है तो कैंपेन तो आपने बता दिया, अब हम कैंपेन आपको बता रहे हैं कि ये करना चाहिए। राइट। ये चेंज जो आया है ये क्यों आया है? पहले तो यही इनफ था कि अगर आपने कैंपेन, उसने बताया क्लाइंट ने, आपने कैंपेन करा, आपका कैंपेन एग्जीक्यूट हुआ, अच्छा हुआ। अब क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हर दूसरे मशरूमिंग हो गई है। आप देखोगे एक ऑफिस में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली है तो 2 ब्लॉक छोड़ के एक और उसमें खोली होने वाली है। ठीक। जो हर कोई डिजिटल कर रहा है, हर किसी का थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बट स्ट्रैटेजी पे काम नहीं हो रहा। तो ग्रोथ पार्टनर एजेंसी ऐसे क्यों डिफरेंट है? राइट। तो मैं आपको से आफ्टर एवरी 15 ईयर्स सेपिया के लाइफ में चेंजेस आए हैं। पहले 1996-7 के आसपास हम बोलते थे एडवर्टाइजिंग दैट सेल्स। फिर हुआ इट इज इन क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स। हम अपने आप को अगर चैलेंज नहीं करेंगे, अगर हम अपना क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो हम सीरियस प्लेयर नहीं हो सकते। तो एडवर्टाइजिंग दैट सेल्स बोलते हुए भी लोग बोलते थे कि आप ये क्या लिख रहे हो, कैसे बोल रहे हो? एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेट करना। मैं अपने ब्रांड को उसके जो भी प्रोपोजिशन है या जो भी उसका पर्पस है उसको सिर्फ कम्युनिकेट कर दूं, ऑडियंस तक पहुंच जाए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर हम लोग का वैसा सोच नहीं था, हमारा था एडवर्टाइजिंग दैट सेल्स। एडवर्टाइजिंग अगर आपको कॉन्फिडेंस है, इफ यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेल्स कन्वर्ट करती है। सेल्स भी 2 तरह की होती हैं, ब्रांड कर रहे हो तो अलग पर्पस है, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो अलग पर्पस है। ये दोनों, जैसे हम बोलते हैं ना, एडवर्टाइजिंग में एक पर्पस आ जाता है, सेल्स, लीड जनरेशन या सम काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, समथिंग एल्स ऐसा। लेकिन ब्रांडिंग इज अ मेजर सब्जेक्ट। ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द ब्रांड, आइडेंटिटी, एस्पिरेशनल। ब्रांड इज नथिंग बट एस्पिरेशन, एक परसेप्शन है। ये परसेप्शन बेसिकली ऑडियंस के माइंड में जड़ कर जाता है। कोलाज, पेप्सी भी है, थम्स अप भी है और कोका कोला भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ तो कोला को ही प्रेफर करते हैं, कुछ पेप्सी को ही प्रेफर करते हैं और कुछ थम्स अप या बाकी फैंटा और जितने भी बिस्ले अपने बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनको। वाई? इसके पीछे पर्पस क्या है? वो जो ब्रांड एम्बेसडर है, अब सलमान खान, ऋतिक रोशन, अक्षय या फिर रणबीर कपूर या रणबीर सिंह, उनसे अपना कनेक्ट होना और उनसे अपनी बात को अंडरस्टैंड करना हम बिलीवेबिलिटी में ले आते हैं। यस। इससे क्या होता है कि सेल्स काहे को, ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत क्या है? कोका कोला सभी एक दुकान पे रखो और बेचो, नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे ये परसेप्शन डेवलप होता है, फिर टेस्ट के ऊपर बात आती है और फिर मेरी एक बिहेवियर में आ जाती है कि मुझे तो कोला ही चाहिए, यही कोला चाहिए, कोका कोला ही चाहिए से। और इसका इम्पैक्ट देखिए, वहाँ तो टीवी पे बोल रहा है, वो होर्डिंग्स पे बोल रहा है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में ऐड छप रही हैं या डिजिटल भी हो गया है, लेकिन फिर भी ढाबा के ऊपर भी कोका कोला लिखा रहता है। वाई? मैं जब पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, जो हमारे फोटोग्राफी के और आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, ढाबा पे क्या ज़रूरत है? फाइनली जब आप चल रहे हो हाईवे के ऊपर और एक ढाबा पर आप पानी पीने के लिए या रिफ्रेश होने के लिए उतरते हैं, वहाँ आप डिसीजन ना बदल दो, एंड मोमेंट जो इसलिए वहाँ पॉइंट ऑफ जो सेल है वहाँ पर भी बोर्ड लगाया कि कोका कोला। ये इतना एक्यूरेट बिहेवियर रखना पड़ता है। कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि आई नो माई प्रोडक्ट। हमने कहा वो तो ऑब्वियसली यू नो योर प्रोडक्ट, बट हाउ टू सेल, टर्नओवर्स को, टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, दैट इज इन एसोसिएशन विद योर एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब थर्ड, आपने ग्रो वाला बात की, यू ग्रो वी ग्रो, इट इज़ एन क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स। हमने अपने आप को चैलेंज किया, विच इज़ क्योंकि कॉन्फिडेंस था, कैंपेन हिट थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, सो ये सोच भी थी हमारी। लास्टली जब हम 15th ईयर में आए तो हमें लगा कि ये भी अब छोटी हो गई है बात, क्रिएटिव होना, ये होना, ये सब बातें तो एक लेवल तक कोई भी कर सकता है। अब कस्टमर को, अपने क्लाइंट को यू ग्रो वी ग्रो, यानी अगर आप ग्रो करते हो तो ही हम ग्रो करेंगे। Yes. ये फ्रीक्वेंसी है अब हमारी।
आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, वो बड़े खुश होते हैं इसको सुन के, यू ग्रो वी ग्रो, बॉस ये बहुत बढ़िया लगता है यार, यू ग्रो वी ग्रो, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, इसमें कमिटमेंट भी है, इसमें आपका कंसर्न भी प्रोड्यूस हो रहा है, भाई आप ही ग्रो करोगे, हमको, आपको भी और हमें भी इस ब्रांड को, जो आपका ब्रांड है, इसको ग्रो करना है, इसके टारगेट्स को अचीव करना है। अगर वो क्लाइंट अचीव कर रहा है तो डेफिनेटली एजेंसी भी ग्रो कर रही है। डेफिनेटली। सो इट इज़ यू ग्रो वी ग्रो, सो दैट इज हाउ वी हैव टेकन दिस, यू ग्रो वी ग्रो। जब आप रियल एस्टेट पे वापस आते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट मतलब एजेंसी बन रहे हो या रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हो, एक पर्सन को एक रियल एस्टेट का कैंपेन करना है। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक जॉब ली है कोई कंपनी में, मैकैन और गिल्वी में, मैं अभी तो इंटरव्यू लेके बस पहुँचा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता कुछ भी। उसको इतना पता होना चाहिए आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट कि मैं क्या पिच कर सकता हूँ किसी को, या फिर ये तो होना ही चाहिए किसी कैंपेन में, ये बेयर मिनिमम होता है। एक कैंपेन स्टार्ट कैसे होता है, उसमें प्लानिंग एग्जीक्यूशन के स्टेज पे जब आते हो, और फिर जब कंक्लूजन के बाद वाला स्टेज होता है, कंक्लूजन हो गई तो सेटल डाउन कैसे करना होता है कैंपेन को, क्योंकि चलाना तो कंप्लीट नहीं होता, रोकना भी होता है उसके एक टाइम पे ताकि नेक्स्ट कैंपेन शुरू हो आपका। ठीक, वो क्या प्रोसेस है पूरा? देखो क्या है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्ट्रक्चर, पहले तो कि कुछ एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इसमें, कोई तो स्ट्रेटेजिस्ट है, यस, अकाउंट प्लानर है, क्रिएटिव डायरेक्टर आर्ट है या क्रिएटिव डायरेक्टर कॉपी है, फिर उनके जूनियर्स आ जाते हैं इधर भी, और क्लाइंट सर्विसिंग। ये तो हो गया जो ब्रांड क्या कहना चाहता है, किस पर्पस के लिए कहना चाहता है, क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, वो वाली साइड, आर्ट तक। यस। फिर मीडिया आ जाता है कि मीडिया प्लानिंग क्या होगा, मीडिया बाइंग क्या होगा, मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होगी, या फिर अकाउंट प्लानिंग, अकाउंट्स का सेक्शन आ जाता है, इस तरह से। अब इसमें इफ़ समबडी इज ज्वाइनिंग द एजेंसी एज से क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव, तो क्लाइंट सर्विसिंग का डिपार्टमेंट का जो पर्पस है वो ये है, वो इट इज़ द ब्रिज बिटवीन द टू, एजेंसी एंड क्लाइंट के बीच में जो लिंक है वो सर्विसिंग है। क्लाइंट का एक नीड है कि मुझे से रियल एस्टेट में हम लोग सेक्टर 50 में या ग्रेटर नोएडा में या येडा में यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और वी हैव टू सेल दिस प्रोजेक्ट, 30% ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सोल्ड विद इन दिस नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स। तो डेफिनेटली पर्पस हो गया। पर्पस इज व्हाट, कि भाई जो क्लाइंट ब्रीफ कर रहा है, yes. तो आप जो उस एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से समझ लें। तो एग्जीक्यूटिव को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीफिंग क्या है, पर्पस क्या है, और उसको जब वो एजेंसी के लेवल पे जब डिस्कशंस होती हैं, जो भी ब्रीफिंग हुई है, प्रोडक्ट ब्रीफ बोलते हैं हम उसको, उस बेसिस पे क्रिएटिव ब्रीफ बनता है, क्रिएटिव ट्रिगर बनता है, और उसके बाद में पूरा कैंपेन प्लान होता है। सो जो एग्जीक्यूटिव है उसने ज्वाइन किया है, तो पहले तो उसको डेफिनेटली वो असिस्ट करेगा, डे 1 तो वो असिस्ट ही करेगा, और उसको ये समझना है कि टीम किस तरह से सोच रही है, डिसीजन ले रही है, प्रेजेंटेशन कर रही है, एक तरफ आर्ट पर काम, एक तरफ कॉपी पर काम, एक तरफ मीडिया की प्लानिंग हो रही है, वगैरह वगैरह। तो एग्जीक्यूटिव जो सर्विसिंग के होते हैं उनको ये सब चीज़ों, वो दे आर दी नोडल एजेंसी कह लो, या उनको वो सेंटर पॉइंट वही है। सो इस तरह से उनको देखना चाहिए, एंड डेफिनेटली जब एक्सपीरियंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो कल्चर एजेंसी का समझ में आता है, तो क्रिएटिविटी समझ में आती है, तो वो सब कुल मिला करके फिर इस तरह से वो बढ़ सकते हैं आगे। और क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, और डेफिनेटली मैं आपको एक बात बता दूं कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसा बिजनेस है या सर्विस है जिसके अंदर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, देन योर क्लाइंट, उसको ट्रस्ट करना। हम वही सामान एडवर्टाइजिंग करें जो हम खुद कंज्यूम करेंगे। अगर मैं उस सब्जेक्ट को कंज्यूम नहीं करूँगा तो मुझे वो एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। सो ये है। आई थिंक अब जो एक आइडिया आ चुका है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पहले क्या था, अभी क्या है, और अभी क्या हो सकता भी है, जैसे क्या चेंजेस आए हैं। एंड अगर आप एक लेट्स से क्लाइंट सर्विसिंग के लिए नया बने हो, तो कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, क्या पहले माइंड में होना चाहिए। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि यही होना चाहिए, बट एक क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका कि हाँ चलो मैं एजेंसी में आया हूँ, तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता होना चाहिए कि एस्थेटिक्स आर नॉट, मतलब एस्थेटिक्स क्लियर होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी आ जाती है।
स्ट्रैटेजी अगर आपकी क्लियर है, आपको पता है कि ये चीज़ हिट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग हमेशा होनी चाहिए किसी कैंपेन के पीछे कि यार अगर क्लाइंट को आप बोलोगे दिस इज़ द रीज़न वाई आई थिंक दिस कैंपेन वर्क्स, तो क्लाइंट को खुद समझ आ जाना चाहिए जो आपने बोला है कि कैंपेन हिट करेगा, तभी वो फंक्शनल हो पाएगा। समटाइम्स इवन द क्लाइंट मे नॉट अंडरस्टैंड, बट आपकी अपनी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है ये काम कर जाएगा, तो चांस ले लेना चाहिए। राइट, ऐसा बहुत बार हुआ है। देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको शुरू में बरेली वाला दिया था। जो पहला प्रेजेंटेशन हमने किया था उसमें क्लाइंट ब्रीफिंग के लिए हम लोग बरेली गए थे और बहुत कुछ सोच के समझ के और घूम करके कई लोगों से डिस्कशन करके हम वापस आए थे। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि यहाँ ऑडियंस कैसा सोच रही है। एक छोटा सर्वे जैसा हो जाता है। क्लाइंट ने हमें अपना दिया था, तो उस वक्त हमारे एक जो उनके मार्केटिंग डायरेक्टर थे, मार्केटिंग कंसल्टेंट थे, जो कि खुद एक बड़ी मुद्रा एजेंसी है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे थे। अब उनका जो ब्रीफिंग था, उनका भी ब्रीफिंग था, और जो क्लाइंट थे वो भी काफ़ी नॉलेजेबल थे और उनकी काफ़ी क्लैरिटी थी सब्जेक्ट के ऊपर। उन्होंने हमें ब्रीफ किया कंसल्टेंट साहब ने कि भाई ड्रीम्स, पिंक, फ्लारी, ऐसे ब्रीफिंग किया, एंड दिस इज़ व्हाट टू सेल। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी गए थे, समझने गए थे बाजार क्या कह रहा है, लोग कैसा सोचते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, किस एक्सेंट में बोली जाती है। हमने भी अपना एक कैंपेन तैयार किया। तो पहले हमने जब उनको बुलाया, वो आए थे हमारे दरियागंज वाले ऑफिस में, तो पहले हमने वही प्रेजेंट किया जो उन्होंने कहा था, जो उनकी ब्रीफिंग थी। जिस कॉन्फिडेंस से हम प्रेजेंट करते हैं वो ही परसीव करता है क्लाइंट। यस, फॉर श्योर, एब्सोल्युटली। हमने उनको प्रेजेंट किया और उन्होंने उसको ओके कर दिया कि दिस इज गुड, प्रिंट करो, छापो। हमने कहा रुकिए, मतलब मैंने कहा रुकिए, अभी दूसरा हाथ तो लगा ही नहीं। अब एक कैंपेन हम प्रेजेंट करेंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एजेंसी की अंडरस्टैंडिंग है, और जो एजेंसी बरेली जा करके समझ करके और अपने थॉट प्रोसेस से बना रही है। दिखाइए। तो पहला कैंपेन 4 टीजर थे, 1 2 3 4। हमने अपनी ऑडियंस को 4 डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया। पहला वो यूथ जो घर अब इसलिए लेना चाह रहा है कि मैं किराए के मकान में अब नहीं रहूंगा। बिल्कुल। एक दूसरा ग्रुप जो पुराने तंग गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं, खुले में आना चाहते हैं, वो दूसरा। तीसरा रिटायरमेंट, जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, ये थर्ड था। और चौथा जॉइंट फैमिली, जो लोग जॉइंट फैमिली से भी निकलते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा ओपन फ्रीडमनेस वो चाहिए होती है। हमारा जो टीजर था वो ऐसा था कि राजीव अब किराए के मकान में नहीं रहेगा। बस कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कुछ नहीं, फ्रंट पेज पे ऐड छप गया। अब आप सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहली बार ऐसा कैंपेन हो रहा है, तो लोग विस्परिंग करते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ब्लैक में वाइट से लिखा है सिर्फ कि राजीव अब किराए के मकान में नहीं रहेगा, शर्मा जी की बेटी अब किचकिच में नहीं रहेगी, यस, अरोड़ा जी पुराने मकान में तंग गलियों में नहीं रहेंगे, एंड समथिंग एल्स, ऐसा कुछ करके। तो 4 टीजर बने। ये प्रेजेंटेशन 6 जुलाई 2002 को हो रही थी, और जो प्रेजेंटेशन था, फाइनल जो कैंपेन था, अपना फुल पेज ऐड था, दैट वाज फुल पेज प्रेजेंटिंग महानगर ऑन पीलीभीत बाईपास रोड, दिस एंड दैट व्हाटएवर। अब आप सोचिए इम्पैक्ट। जो क्लाइंट था वो ये कह रहा था कि गोयल साहब अगर फेल हो गया ना तो वापस डीलर बनना पड़ेगा, ध्यान रखो, और अगर सक्सेसफुल हो गया आपके हाथ में है। मैंने कहा यार देखो, ये तो हम तो सच्चाई से काम करेंगे, हम तो वो पंडित हैं जो मंत्र ठीक पढ़ेंगे, हमें यही आता है, हमें आता ही नहीं, हम तो यू कैन ट्रस्ट अस, बस इतना ही है, लेकिन हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे। जब हमने उसको एक कैंपेन दिखाया, उसने बोला यही जाएगा। अब आप सोचो, क्लाइंट तो खुश हो गया लेकिन कंसल्टेंट नाराज हो गया, क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी, उसके सपने नहीं चले। इम्पैक्ट ऑफ द कैंपेन वाज 1 साल में 1000 घर बेचे। बताओ, हाउ मेनी करोड़। और वो
फिर ब्रांड बने, फिर उन्होंने मल्टी सिटी काम किया, टाइम टाइम पर हम स्कीम्स लाते थे, टाइम टाइम पर हम कुछ ऑडियंस से कनेक्ट बनाए रखने के लिए कुछ करते थे, कहीं सोने की चाबी भी दी। ये भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है कि मतलब काम तो नहीं है बट हम करते हैं। एक एजेंसी ने प्रपोजल दिया कि इस बार लॉन्चिंग पर शाहजहाँपुर में हम सोने की चाबी देंगे, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग बरेली जैसा नहीं है, छोटा शहर है, तो वहाँ डिसीजन जल्दी कराना है तो सोने के घर की चाबी। हाँ, सो दिस इज हाउ वी हैव टेकन दी डिसीजन। और क्लाइंट ने जिसने एडवर्टाइजिंग पर भरोसा किया है, मैंने उनको ग्रो होते देखा है। सो पॉइंट इज कि वो जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसको ये समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, उसको उस तासीर को, उस फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा, और वो आपके क्लाइंट को दिखता है। डेफिनेटली 100%। रिसेंटली तुमने एक दो पिच की थी, तो क्लाइंट जहाँ बोल रहे हैं कि भाई हम तो एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यू ग्रो वी ग्रो, तो उन्होंने आपसे बोला कि यू कैन कम ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पर आइए और टेक सम स्टेक ले लो। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर वट एवर पिच जो तुमने किया था। मतलब आपने उनके CEO या उनके ब्रांड मैनेजर से ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि वो फैक्चुअल था, वो एक्सेल शीट पर था, वो उनका जो टारगेट्स थे उनको कैसे अचीव करना है, वो उसके बेस पर पिच किया गया, ग्रोथ पार्टनरशिप के बेसिस पे। यस, सो दिस इज हाउ यू हैव टू पिच। यही आपको सीखना है, ऐसे ग्रो करना है। चलो, सो एनफ फॉर द डे। चलो ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, एंड ये ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, या फिर जो केस स्टडीज़ हैं, आज का टाइम क्या है, एडवर्टाइजिंग कैसे आपको सपोर्ट कर सकती है, ऑन दैट बेसिस वी आर डूइंग दिस, एंड दिस टाइम इट वाज ऑन रियल एस्टेट। अगली बार फिर हम शायद किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।